Okay, so next topic is reversible process. The process which can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the environment. ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को दोबारा रीट्रेस कर सके और उसकी वजह से सराउंडिंग में कोई भी चेंज ना आए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर, there will be no change in the temperature, no change in the volume, and finally there will be no change in the internal energy of the system. क्योंकि प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे दोबारा वापस आ गया है, तो किसी भी फैक्टर्स पे पाथ फंक्शंस हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगा. A real process can be made reversible by doing work very slowly. कि जब आप कोई भी प्रोसेस बहुत स्लोली परफॉर्म करें तो वो रिवर्सिबल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लिक्विफिकेशन एंड एवेपोरेशन ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है, परफॉर्म स्लोली. जब आप लिक्विफिकेशन को या एवेपोरेशन को बहुत स्लोली से करें तो वो रिवर्सिबल हो सकते हैं. मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसिंग आर ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये शॉर्ट में पूछा जाता है. नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? जो अपने आप को दोबारा से पाथ को रीट्रेस ना कर पाए. द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रीट्रेस्ड एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग. मतलब ये अपने ये ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने आप को दोबारा रीट्रेस नहीं कर पाता. मतलब इसमें जब आप उसको दोबारा इनिशियल पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से सराउंडिंग में ज़रूर कोई ना कोई चेंजिंग आएगी. ऑल प्रोसेस दैट इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन सो हीट एनर्जी इज डेसिपेटेड. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन या हीट लॉस हो जाए, क्योंकि अब हीट जो लॉस हो गई है वो दोबारा रिटर्न तो नहीं होगी, इसलिए किसी भी ऐसे प्रोसेस में जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो या हीट लॉस हो रही हो वो इरिवर्सिबल होता है. रैपिड प्रोसेस आर ऑल्सो इरिवर्सिबल. जैसे हमने रिवर्सिबल में कहा था कि प्रोसेस को आपने स्लोली परफॉर्म करना है, तो जो रैपिड प्रोसेस या सडन प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. लाइक एक्सप्लोजन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशंस आर ऑल्सो इरिवर्सिबल. तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये अगर आया तो शॉर्ट में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले आ जाता है लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट. लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट. अब लॉर्ड केल्विन क्या कह रहा है कि हमारे लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसा हीट इंजन बना सकें जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. तो केल्विन क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी हीट इंजन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जितनी भी इनपुट हीट एनर्जी ले रहा है उसको वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे विदाउट रिजेक्टिंग द हीट इनटू द सिंक. कुछ ना कुछ हीट इंजन एनर्जी को जरूर वेस्ट करता है. तो नेक्स्ट है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विच टेक हीट फ्रॉम HTR एंड कन्वर्ट ऑल ऑफ इट इनटू यूजफुल वर्क विदाउट रिजेक्टिंग द हीट इनटू द सिंक. मतलब पहले वाली स्टेटमेंट को हम देखते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 100%. कि ऐसा हीट इंजन हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. सेकेंड स्टेटमेंट आप ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा हीट इंजन बनाए विच टेक्स हीट फ्रॉम HTR, जो हॉट बॉडी से हीट ले, एंड कन्वर्ट ऑल ऑफ इट इनटू यूजफुल वर्क, और सारी की सारी इनपुट हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे विदाउट रिजेक्टिंग द हीट इनटू द सिंक, बगैर हीट एनर्जी को वेस्ट किए. मतलब कोई भी इंजन जितनी इनपुट ले रहा है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट
नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर वेस्ट होगी। सेकेंड, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू केल्विन देयर इज नो आइडियल हीट इंजन या देयर इज नो परफेक्ट हीट इंजन। तो इसका मतलब है केल्विन क्या कहता है कि हमारे पास ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। नेक्स्ट है रुडलोफ क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट भी कहते हैं। देखें, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अगर आपने इसके फ्लो को रिवर्स करना है, अगर आप चाहते हैं कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ जाए, तो हमें कोई ना कोई बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो रुडलोफ क्लासियस स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेक फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। कि बगैर वर्क किए हम एनर्जी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जरूर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि एनर्जी का फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हो। या ऐसे कह सकते हैं, देयर इज नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, कि कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं है जो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के आपको कूलिंग करके दे। इट मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर डजंट स्टार्ट कूलिंग। ये बगैर इलेक्ट्रिसिटी के रेफ्रिजरेटर भी कूलिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है केल्विन क्या कहता है? देयर इज नो परफेक्ट हीट इंजन। क्लासियस क्या कहता है? देयर इज नो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो एक कहता है कि हीट इंजन आइडियल नहीं हो सकता, और दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि कोई भी रेफ्रिजरेटर आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि हीट इंजन कुछ ना कुछ हीट को ज़रूर वेस्ट करेगा, और रेफ्रिजरेटर को कूलिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। दिस इज अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है, एक छोटा सा टॉपिक है, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो एक सर्टेन पोजीशन से स्टार्ट हो और नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद वो वहीं पे दोबारा वापस आ जाए जहां से स्टार्ट हुआ था। मतलब उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो। इस तरह के प्रोसेस को आप साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स ऑपरेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट से वो अपना उसने प्रोसेस स्टार्ट किया, एंड आफ्टर नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद, इट रीस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट, और वो अपनी इनिशियल स्टेट पे दोबारा वापस आ जाए। इस तरह के प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो। वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया, तो देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज नॉट जीरो। अब जैसे हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड में कहते थे वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ इज जीरो, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन इन अ क्लोज और साइक्लिक प्रोसेस जीरो नहीं होता। किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप के अंदर जो एरिया आ रहा है उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास वर्क होगा इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस।